हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में मैं आपको 10वीं का पीडीएफ लेके आया हूँ। साइंस भाग 2 है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टिप्स की तरफ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरा वीडियो मिलेगा, वरना मेरा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए बताते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी 10वीं कक्षा भाग 2। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है अनुवांशिकता और उत्क्रांति। थोड़ा याद कीजिए। पहला, सजीवों की कोशिका केंद्रक में आनुवंशिक गुणधर्म का वहन करने वाला कौन सा घटक है। नंबर 2, अपने माता पिता के शारीरिक शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को संतान में संक्रमित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नंबर 3, डीएनए का अणु किस घटक से बना हुआ है। आनुवंशिकता और आनुवंशिकता और आनुवंशिक बदल, हेरिडिटी एंड हेरिडिटोर चेंजेस। एक पीढ़ी एक पीढ़ी एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ये आप जानते ही हैं। आधुनिक आधुनिक आनुवंशिकी का प्रारंभ ग्रेगर ग्रेगर जोहान जोहान्स 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 में डेल इस वैज्ञानिक ने किया। उन्होंने 1886 के आसपास लंबी अवधि तक संशोधन करके आनुवंशिकता के विषय में निष्कर्ष खोज निकाला। 1901 में आयोगोद ब्यूहिस इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का कारण भाव समझ में आया। इसी आधार पर 1902 में वाल्टर सटन ने कनखजूरा की कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़ियों के स्वरूप में देखा। तब तक ये किसी को भी मालूम नहीं था। जनकों जीन्स का वहन गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह सिद्ध होने के कारण ही आनुवंशिक सामग्री पहचानने की दिशा में खोज शुरू हुई। इस आधार पर 1944 इस वर्ष ओस्वाल्ड एवरी मोकलिन मोखार्थी तथा कॉलिन माइक्लोइड इन तीनों ने कुछ विषाणु को छोड़कर सभी
सजीवों सजीवों में डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री होती है। यह सिद्ध किया 1961। इस वर्ष फ्रांस के फ्रा फ्रांकाइस जैवक जैवक तथा जैक जैक मोनोड 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 इस अनुवांशिकी वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाले प्रथिन संश्लेषण प्रक्रिया की प्रतिकृति तैयार की, जिसके कारण डीएनए अणुओं में छुपे जनुकीय संकेतों को समझने में मदद हुई। इससे जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अमाप क्षमता वाली पूर्ण संयोजी डीएनए तकनीक विकसित हुई। आनुवंशिक विकृतियों का निदान करने के लिए प्रतिबंध एवं नियंत्रण करने के लिए उपचार करने के लिए उसी प्रकार प्राणी संकर एवं वनस्पति संकर करने के लिए तथा सूक्ष्म जीवों का जहाँ उपयोग होता है, ऐसी आयोगिक प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। बताइए तो पहला, डीएनए एवं आरएनए के प्रकारों की आकृतियों बनाकर उनकी जानकारी बताइए। नंबर दूसरा, आनुवंशिक विकृति अर्थात क्या है? क्या यह बताकर कुछ आनुवंशिक विकृतियों के नाम बताइए। प्रतिलेखन, भंसारण तथा स्थानांतरण। डीएनए में पाए जाने वाले जनुकों आरएनए की मदद से कोशिकाओं के कार्य में भाग लेते हैं। उसी प्रकार शरीर की रचना एवं कार्यों पर नियंत्रित रखते हैं। जनुकों में प्रथिनों के निम्नति संदर्भ में जानकारी संग्रहित होती है तथा योग्य प्रकार के प्रथिनों की समय समय पर होने वाली निम्नति शरीर के लिए आनुवंशिक आवश्यक होती है। इन प्रथिनों की निम्नति डीएनए के कारण आरएनए के माध्यम से होती है। इसे ही सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। डीएनए में स्थित जनुकों की
श्रृंखला श्रृंखला सुनार एवं मिलियन आरएनए आरएनए का निर्माण होता है। यह निवृत्ति होते होते समय डीएनए के दो धागों दो धागों में दो धागों में से एक का उपयोग इस कार्य के लिए होता है। निवृत्ति होने वाली mRNA अणु में तथा वह निवृत्ति करने के लिए उपयोग में लाया गया डीएनए का धागा इन दोनों में न्यू न्यू न्यूक्ली 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 ओटाइडस का क्रम एक दूसरे के पूरक होता है। साथ ही डीएनए के थायमिन के स्थान पर mRNA में यूरिसिल होता है। डीआरएनए निवृत्ति करने की इस प्रक्रिया को प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कोशिका केंद्रक में निवृत्ति होने वाला mRNA कोशिका द्रव्य में आता है। वह आते समय डीएनए के ऊपर के संकेतिक संदेश लेकर आता है। इस संदेश में अमीनो अम्ल के लिए संकेत होते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्लों के लिए पाया जाने वाला संकेत कोड 3 न्यूक्ली ओटाइड के लिए समुच्चय के इस रूप में होता है। इसी को ट्रिपलेट कोडन कहते हैं। भारतीय वंश के डा हरगोविंद खुराना इन्होंने सभी 20 अमीनो अम्लों के लिए पाए जाने वाले कोडन को खोज के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें 1968 में अन्य दो वैज्ञानिकों के साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रत्येक mDNA यहाँ हजारों कोडन से बना होता है। उसके ऊपर के संदेशानुसार प्रथिन की निवृत्ति करने के लिए लगने वाले अमीनो अम्ल की पूर्ति करने का काम tRNA करता है। इसके लिए mRNA के लिए ऊपर जिस प्रकार का कोडन होता है उसके ऊपर क्रम वाला एंटीकोडन -tRNA पर होता है। इस
इस क्रिया को भाषांतरण भाषांतरण ट्रांसलेशन कहते हैं माइनस टी आर माइनस सॉरी टी माइनस आर एन ए के द्वारा लाए गए अमीनो अम्लों की पेप्टाइड बंध से श्रृंखला बनाने का कार्य आर एन ए करता है। इस दरमियान राइबोसोम एम माइनस आर एन ए के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडन के अंदर में सरकता है। इस क्रिया को स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन कहते हैं। प्रोटीनों की ऐसी अनेक श्रृंखलाएं एक साथ जुड़ने के कारण जटिल प्रोटीनों के अणु बनते हैं। यही प्रोटीन सजीवों के शरीर में विविध कार्य संपन्न करते हैं और इसके स्वरूप का नियंत्रण करते हैं। सजीवों में जनुकों के कारण ही वे अपने जैसे सजीव का निर्माण करते हैं तथा इनमें से ही कुछ जनुकों जैसे के वैसे अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं, जिनके कारण माता पिता के कुछ आनुवंशिक गुणधर्म उनकी संतान में आते हैं। परंतु कभी इन जनुकों में अचानक परिवर्तन होता है। जनुक का कोई न्यूक्लिक ओटाइड अचानक अपनी जगह बदलता है। कारण जो छोटा सा परिवर्तन होता है वह परिवर्तन अर्थात उत्परिवर्तन मुटालिन है। उत्परिवर्तन कभी सूक्ष्म तो कभी लक्षणीय होता है। उदाहरण उत्परिवर्तन के कारण सिकल सेल अनीमिया जैसे जनुकीय विकृतियों का निर्माण होता है। यह सत चलने वाली अखंड प्रक्रिया है तथा वह डाइवर्न के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का समर्थन करती हैं। थोड़ा याद कीजिए। नंबर 1, हमारे पाचन संस्थान में पाए जाने वाली
अपेंडिक्स अपेंडिक्स अंतरपुच्छ अंतरपुच्छ इस इस अवयव 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 का कार्य करता है। नंबर 2, क्या हमें अकल 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 दाढ़ दाढ़ अकल दाढ़ का वास्तर वास्तव वास्तव में उपयोग भोजन को चबाकर खाने के लिए होता है। नंबर 3, डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी नष्ट क्यों हुए? प्राणी तथा पक्षी, इनके अनेक प्रजातियां नष्ट क्यों हो रही हैं? उत्क्रांति उत्क्रांति अर्थात जिन सजीवों में अत्यंत धीमी गति से होने वाला क्रमिक 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 परिवर्तन है। यह प्रक्रिया प्रत्यंत धीमी एवं सजीवों का विकास साध्य करने वाली प्रक्रिया है। अंतरिक्ष के ग्रह तारों से लेकर पृथ्वी तक विद्यमान सजीव सृष्टि में होने वाले परिवर्तन के अनेक चरणों का विचार उत्क्रांति माध्यम में करना आवश्यक है। प्राकृतिक चयन की अनुक्रिया के लिए सजीवों के किसी एक वर्ग जाति के विशिष्ट लक्षणों में अनेक पीढ़ियों तक परिवर्तन होने की जिस प्रक्रिया द्वारा अंत में नई प्रजातियों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को उत्क्रांति कहते हैं। करीब 3.5 अरब वर्ष पूर्व 350 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के संजीवों का अस्तित्व नहीं था। प्रारंभ में अत्यंत सरल तत्व रहे होंगे और उनसे जैविक तथा अजैविक प्रकार के सरल यौगिक बने होंगे। उनसे धीरे धीरे जटिल जैविक यौगिक जैसे प्राचीन और केंद्र कम्ल निर्मित हुए होंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार के जैविक और अजैविक पदार्थों के मिश्रण से मूल स्वरूप के प्राचीन कोशिकाओं का निर्माण हुआ होगा। प्रारंभ में आसपास के रसायनों का भक्षण कर उनकी संख्या में वृद्धि हुई होगी। कोशिकाओं में थोड़ा बहुत अंतर होगा तथा प्राकृतिक चयन के
सिद्धांत सिद्धांतानुसार सिद्धांतानुसार कुछ 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 की अच्छी वृद्धि हुई होगी। तो जो जो सजीव जो सजीव आसपास की परिस्थिति परिस्थिति के साथ समायोजन समायोजन स्थापित नहीं कर सके, उनके विनाश हुआ होगा। आज की तारीख में पृथ्वी तल पर वनस्पतियों एवं प्राणियों की करोड़ों प्रजातियों हैं। करोड़ों करोड़ों प्रजातियां हैं। उनके आधार एवं जटिलता में काफी विविधताएं हैं। सूक्ष्म एक कोशिकीय अमीबा अमीबा पोरमीसियम से लेकर महाकाय महाकाय देव मछली तक उनका विस्तार दिखाई देता है। वनस्पति में एक कोशिकीय क्लोरेला के विस्तीर्ण बड़े बरगद के पेड़ तक अनेक प्रकार की वनस्पतियों की जातियां पृथ्वी पर द्रव्यमान हैं। पृथ्वी पर सभी जगह विषुव वृत्त रेखा दोनों ध्रुवों तक सजीवों का अस्तित्व दिखाई देता है। हवा, प्राणी, जमीन, पत्थर, इन सभी जगहों पर सजीव हैं। अति प्राचीन काल कल से मानव को इस पृथ्वी पर सजीवों का निर्माण कैसे हुआ एवं उनमें इतनी विविधता कहाँ से आई होगी, इस विषय में उत्सुकता है। सजीवों का उद्गम और विकास से संबंधित विविध उत्पत्ति के संसाधन आज तक प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से सजीवों की उत्क्रांति अथवा सजीवों का क्रम विकास यह सिद्ध सर्वमान्य हुआ। इंटरनेट मेरा मित्र है। इंटरनेट की सहायता से ग्रह तारों की निर्मिती के संदर्भ में होने वाला प्रचंड विस्फोट बिग बैंग के सिद्धांत के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर अपनी कक्षा में प्रस्तुत करें। इतिहास के पन्नों से जब सृष्टि की निर्मिती के विषय में अनेक धर्म गुरुओं ने एवं दार्शनिकों ने अपने विचार लिखकर रखे हैं। भारतीय, चीनी, रोम, ग्रीक ऐसी
सभी संस्कृतियों में सृष्टि के निर्माण के विषय में ग्रहण 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 विचार किया गया है। ग्रहों तारों पंच पंच महा महाभूतों जभी जस ज, सजीव सृष्टि आई 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 के सजीव सृष्टि आदि के विषय में विविध प्रकार की जानकारी उस संस्कृति 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 में काव्य काव्य कथा या ग्रंथ के रूप में लिखी हुई है। उत्क्रांति का सिद्धांत theory ऑफ, चलिए ये पढ़ते हैं। इस सिद्धांतानुसार प्रथम प्रथम सजीव पदार्थ जब जब द्रव्य पृथ्वी पर समुद्र में निर्माण हुआ। कालांतर में अनेक वर्ष के बाद इस जीव द्रव्य से एक कोशिकीय सजीव का निर्माण हुआ। इस एक कोशिकीय सजीव में क्रम से परिवर्तन में हुआ और उससे अधिक विशाल एवं जटिल सजीव विकसित हुए। ये सभी बदलाव धीरे धीरे और क्रमवार हो रहे थे। इस विकास की समयावधि लगभग 300 करोड़ वर्ष की है। सजीवों में बदलाव तथा विकास यह सर्वव्यापी और सभी अंगों में होता गया तथा इसी से अनेक प्रकार की सजीव अस्तित्व में आए। इस कारण इस पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास अथवा उत्क्रांति कहते हैं। जो संगठनात्मक उत्क्रांति है, जो संगठनात्मक उत्क्रांति है, भिन्न रचना तथा कार्य वाले जो से वनस्पति का प्राणियों का प्रगतिशील विकास ही उत्क्रांति है। उत्क्रांति का प्रमाण। उत्क्रांति सिद्धांत का एकत्रित रूप से विचार करने पर हम यह कह सकते हैं कि उत्क्रांति यह
नियमित नियमित रूप से होने वाले परिवर्तन की अखंडित अखंडित प्रक्रिया है, परंतु परंतु उसे सिद्धांत करने के लिए प्रमाण प्रमाण की आवश्यकता है। उपर्युक्त उपर्युक्त सिद्धांत के समाधान समाधान सृष्टि के लिए अनेक प्रमाण भी उपलब्ध हैं। यह प्रमाण निम्न प्रकार से हैं। बाह्यरूपिकीय प्रमाण, आकारिक प्रमाण, माइक्रोलोकल करके देखिए। कृति सात की आकृतियों का निरीक्षण कर वनस्पतियों तथा प्राणियों की आकृतियों में कौन सी समस्याएं दिखाई देती हैं, इसकी सूची बनाएं। प्राणियों के मुख्य की रचना, आँखों का स्थान, नाक के छिद्र, कान की रचना की शरीर के ऊपर घने बाल यदि समान विशेषताएं प्राणियों में दिखाई देती हैं तो पत्तियों का आकार सिरा विन्यास पर्णदंड पत्तियों की रचना यदि समान विशेषताएं वनस्पतियों में दिखाई देती हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त समूह में समानता है। इसी कारण उनका उद्गम समान है तथा वे एक ही पूर्वज से उत्क्रांति हुए होंगे। यह सिद्ध होता है कि शरीर विज्ञान का प्रमाण अंतररचना का प्रमाण एंटोमाइक्रोल साथ की साथ आकृतियों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने पर मकान का हाथ, बैल का पैर, चमकधरा का पंख तथा देव मछली का पर, इनमें प्रत्येक रूप पर कुछ भी समानता दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्यों में भी भिन्नता है, जिनके कारण उनकी रचनाओं में भी भिन्नता है, परंतु प्रत्येक अवयवों की स्थितियों की रचना में तथा अस्थियों के जोड़ों में समानता दिखाई देती है। यह समानता उनके पूर्वज में
समान होंगे। इस और दिशा के निर, निर, निर्देशन करती है। बताइए तो। नंबर फर्स्ट, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले विविध अवयव अवयव कौन से हैं? नंबर दो, क्या शरीर का प्रत्येक अवयव शरीर के लिए उपयोगी होता है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ भू विज्ञान का काल गणना गणना मापन के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। अवशेषण अवशेष अवशेषण सजीव में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोगी इंद्रियों 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 को अथवा अंगों को अवशेषण कहते हैं। परिवर्तनशील या भिन्न परिवर्तन पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अचानक नए ऊतकों अंगों या इंद्रियों का निर्माण नहीं हो सकता, अपितु अस्तित्व में होने वाले पुराने इंद्रियों में ही क्रमवार परिवर्तन होता है। सामान्यत की दृष्टि परिस्थिति में शरीर की एकाध कोई एक रचना उपयुक्त होती है, परंतु भिन्न परिस्थिति में वह निरुपायगी या हानिकारक होती है। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में ऐसी इंद्रियां नष्ट होने के लिए मार्ग पर होती हैं। किसी एक निरुपयोगी अंग को नष्ट होने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। ये नष्ट होने वाले अंगों की भिन्न अवस्थाएं भिन्न प्राणियों के शरीर में दिखाई देती हैं। ऐसा अवयव यदि किसी एक सजीव में कोई कार्य नहीं करता, तो दूसरे सजीव में वही अवयव कार्य करता है। अर्थात दूसरे सजीव के लिए वह अवशेषण नहीं होता। मानव के लिए निरुपयोगी अंतरपुच्छ यह तुड़वाचक तथा सेल्यूलोज का पचन करने वाले प्राणियों के लिए एक उपयुक्त कार्यक्षम आवश्यक है।
अवयव है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए अनुपयोगी अनुपयोगी कान के इस- स्नायु स्नायु बंदरों बंदरों को कान हिलाने के लिए उपयुक्त उपयुक्त है। मेरुदंड 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 की अंतिम चार कशेरुकाएं अकलड़ अकलड़ शरीर पर बल यदि अवशेषांग मनुष्य के शरीर में दिखाई देते हैं। निरीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ विविध प्राणियों में कुछ अवशेषांगों की खोज कर वे दूसरे प्राणियों में किस प्रकार उपयोगी हैं खोजिए तथा इसके विषय की जानकारी अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए तथा दूसरे को भेजो। जीवन विज्ञान संबंधित प्रमाण जीवसम विज्ञान। आपको ऐसा प्रश्न निर्माण होता होगा कि करोड़ों वर्ष पूर्व कौन से सजीव अस्तित्व में ये अब कैसे बता सकेंगे। इनका रहस्य पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ है। बाढ़ भूकंप ज्वालामुखी यदि जैसी आपत्तियों के कारण बड़ी मात्रा में सजीव दफन होते हैं। इन सजीवों के अवशेष चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं। इन्हें ही जीवाश्म फॉसिल कहते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन यह आकृति उत्क्रांति के अध्ययन का ही महत्व भाग है। जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं तब उनका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है और उस समय से उनके शरीर के C-14 का कम होना यह एक ही प्रक्रिया लगातार शुरू रहती है। C-12 यह रेडियो धर्मी न होने के कारण मूर्त वनस्पति अथवा प्राणियों में C-14 तथा C-12 उनका अनुपात स्थिर न रहकर लगातार बदलता रहता है कि किसी वनस्पति या प्राणी कालावधि का मापन किया जाता है। इसे कार्बन आयुनीकरण कार्बन डेटिंग कहते हैं। इसका उपयोग पुरातन
पुरातन अवशेष अवशेष शस्त्र शस्त्र तथा मानवीय वंश 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 शस्त्र में मानवीय अवशेष अथवा जिस जीवाश्म तथा हस्त हस्त हस्तलिखितों का कालानिधर कालानिधरण का कालानिधरण करने के लिए होता है। इस प्रकार की तकनीक 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 द्वारा जीवाश्मों की काल काल मा काल मा, मा, मर्यादा काल मर्यादा निश्चित 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 करने निश्चित कर उन्हें काला काल काल गणनासुर एक परिच्छेद में बिठाकर उसके समय विद्यमान सजीव की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। इसी आधार पर अष्टम पृष्ठ राजू प्राणियों से धीरे धीरे संपृष्ठ रज्जु प्राणियों का उद्गम होता हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का परिचय। कार्बन आयनीकरण पद्धति यह प्राकृतिक कार्बन 14 के कारणोत्सारी क्षय पर आधारित है। यह बिलाड़ लंबी इनके 1954 में विकसित की गई। इनके लिए उन्हें 360 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस पद्धति से निकाले गए विविध पदार्थों के आयुमार्न रेडियो कार्बन नामक पत्रिका में प्रसिद्ध किए जाते हैं। निरीक्षण कीजिए तथा चर्चा कीजिए। आकृति 1.10 में कुछ प्राणियों की भ्रूण वृद्धि की अवस्थाएं दी गई हैं। इन अवस्थाओं का सावधानीपूर्वक निरीक्षण कीजिए। 6. भ्रूण विज्ञान का प्रमाण। साथ की आकृति में विविध संपृष्ठ रज्जु प्राणियों के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रारंभिक अवस्था में सभी भ्रूणों में काफी समानता दिखाई देती है और विकास के अकेले चरण में विविधता दिखाई देती है। प्रारंभिक अवस्था की समानता
से सभी प्राणियों के पूर्वज 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 के पूर्वज एक ही होंगे, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। तो आप मेरे चैनल को सबको भेज दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे।